श्रोताओं नमस्कार। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में आज भी ढेर सारी बातें की, ढेर सारे विषय लिए और आज के इस कार्यक्रम में जो बातें हुई उसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरजीत सिंह, जो कि IIIM CSIR जम्मू में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं और प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर रह चुके हैं। डॉक्टर सुरजीत, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जगमोहन जी। आज प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें की और ऐसी बातें जो हर बार वो करते हैं, इसी तरह की बातें जिसका हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत उसकी अहमियत होती है और उसे समझने की ज़रूरत होती है। प्रोग्राम की शुरुआत उन्होंने की आज के दिन की, जो कि विश्व नदी दिवस है, वर्ल्ड रिवर डे। वैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको मालूम था कि आज वर्ल्ड रिवर डे है? सच्ची में आपको बताऊं तो ये मुझे नहीं मालूम था जी। हाँ, लेकिन ये जरूर मालूम था कि वर्ल्ड रिवर डे इज अ डे, डेफिनेटली। हाँ जी, और बेसिकली जो भी हम दिन मनाते हैं उसका महत्व यही होता है कि लोगों को उस चीज़ की अहमियत के बारे में जागरूक करें। और आज जब रिवर्स की बात आती है तो प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, आज आप देश में नदियों की हालत कहाँ देखते हैं? जगमोहन जी, सच में देखा जाए तो हमारी नदियों की जो सराउंडिंग में नदियां हैं, अगर आप अच्छे से झांकें तो हम देखेंगे कि हमारी नदियों की यहाँ भी कंडीशन अच्छी नहीं है। जी। जैसे हम अपने जीवन को संवारते हैं तो मैं तो समझता हूँ कि नदियों को क्यों ना संवारा जाए। जी। अब देखिए, अब अगर हम इतिहास की बात करें, मानव इतिहास की बात करें, तो जितनी भी सभ्यताएं आईं वो नदियों के किनारे ही बसी, वहीं विकसित हुई, वहीं चली। हमारा जम्मू जो है, जिसे हम मंदिरों का शहर कहते हैं, ये भी तवी नदी के किनारे बसा। अपनी तवी की हालत हम देखें, एक नाले सी प्रतीत होती है और वो भी गंदे नाले सी, जो कि सूर्यपुत्री कहलाती है और हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि जिन नदियों को हम भगवान का स्वरूप मानते थे, प्रकृति का वरदान मांगते थे, जिनको हम पूजते थे कभी, आज उनकी ये बदहाली है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि या तो हम लोगों ने जो हमारी प्रथम सभ्यताएं थी उनसे हमने कुछ सीखा नहीं, या हम सीखना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोगों को इन चीजों का बहुत सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम चाहें तो हर एक चीज को अच्छी तरह से संवार के रख सकते हैं। अगर घर संवारते हैं तो नदियों को क्यों ना संवारा जाए। जी। घर का कूड़ा उठा के बाहर फेंक देते हैं तो वो कहाँ जाता है? बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। आफ्टर ऑल वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। अगर हमें एक सिस्टम बना दिया गया है कि हमने इस कूड़े को कूड़ेदान में डालना है और वो कूड़ादान हम लोगों ने एक ऐसी जगह पे रखना है जहां से वो डिस्पोज हो जाए। इसी तरह से जो हमारी नदियां चल रही हैं, अगर हम उनको कूड़ादान ना समझें तो मुझे नहीं लगता है कोई हमें इतनी बड़ी डिफिकल्टी आएगी कि हम इन नदियों को ना संवार सकें। ये कोई एक आदमी, कोई एक डिपार्टमेंट बनाने से या किसी एक ग्रुप से नहीं होगा। ये हम सब लोगों को मिलके ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि जितनी भी हमारे नदियां हैं, जितने जल स्रोत हैं, इन सब को हम संभाल के रखें और ये हमारी जीवनी है, ये हमारी धरोहर है। जी। और जब हम बात करते हैं नदियों के संरक्षण की, तो आपको नहीं लगता कि बेसिकली एक जो मनुष्य है, जो हम हैं, खुद की हम बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं स्वार्थी हैं। नदी कितना कुछ हमें देती है, हम ले लेते हैं, लेकिन नदी का ख्याल रखना है वो हम नहीं सीखते। अब देखिए, प्रधानमंत्री अभी अमेरिका गए थे, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में भाषण भी दिया और उन्होंने भी वासुदेव कुटुंबकम की बात की और बताया कि पूरी दुनिया को एक परिवार समझकर ही आगे हमने चलना है। अगर समुद्रों को बचाना है तो समुद्र एक साझा विरासत है, व्यापार की, कारोबार की और आवागमन की। तो यहाँ हम क्यों चूक कर जाते हैं जब हमारी परंपराएं हैं? देखिए, हमारे बहुत सारे त्योहार हैं जो हम नदियों के किनारे जाकर छठ पूजा हम करते हैं। जम्मू की अगर हम बात कर लें, डुग्गर प्रांत की, तो हम द्रुबड़ी और बचदुआ जैसे जो त्योहार हैं वो नदियों के किनारे या जल स्रोतों के किनारे जाकर मनाते हैं। नवरात्रे होते हैं तो माता की शाख बीजते हैं, उसे प्रवाहित हम नदियों में जाके करते हैं। मतलब नदियों को पूजा भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वही अपनी हिपोक्रेसी में हैं, अपने स्वार्थ के अंदर जुटे हुए हैं। जगमोहन जी, हमने अपने धर्मों को भूल दिया, हम उनमें ध्यान नहीं करते हैं, हमने अपनी संस्कृति भूल दी। अब देखिए, आप देखेंगे जिस वक्त
एक जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी इसको मन की बात में कहा कि एक ऐसी बात है कि जब हम लोग स्नान करते हैं तो मुझे तो ये बहुत अच्छे से ध्यान है, कई बार हम किसी गली में से भी गुजरते थे तब भी कोई अंदर से स्नान कर रहा होता तो आवाज आती थी, हर हर गंगे हर हर गंगे। हमारी नदियां, हमारे जल स्रोत इतने पवित्र हैं, इतने महान हैं, और हम अपने ऊपर जल फेंकते हुए भी अपने भगवान का नाम लेते थे, उनका भगवान का स्वरूप समझते थे। अभी अगर ना समझा जाए तो हम लोगों को नुकसान होगा, और एक दिन ऐसा होगा कि ये चीजें जो हैं अलुप्त हो जाएंगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अलुप्त हुई हैं। जी। और बहुत लोगों की ये सोच होती है कि ये सारी व्यवस्थाएं चाहे नदियों की है या ये देखना सरकार का काम है, और अगर नदी कहीं सूख गई तो उसको भी जीवंत करना सरकार का काम है या प्रशासन का काम है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने जो तिरुवन्नामलाई की नागा नदी सूख चुकी थी, जो महिलाओं ने फिर अपने यत्नों के साथ उसको फिर से उसका जीर्णोद्धार किया, या फिर जिस तरह से साबरमती को नर्मदा के साथ जोड़ के उसको फिर से जीवंत किया गया, ये दो मिसालें उन्होंने दी जो हमें सीखनी चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें, और प्रधानमंत्री ने यह भी तो कहा कि छोटी छोटी बातों को मामूली बात नहीं समझना चाहिए। जब उन्होंने गांधी जी का जिक्र किया और फिर स्वच्छता का, तो स्वच्छता का कितना महत्व है हमारे जीवन में जिसे हमने सीरियसली लेना है। जगमोहन जी, ऐसा है जिस तरह से एक कार्यक्रम चल रहा है नमामि गंगे जी। उसमें सिर्फ नमामि गंगे का ये तो एक प्रोजेक्ट है ना। अगर जो पीछे वाले लोग हैं, नमामि गंगे में हमने गंगा को पवित्र करना है, गंगा को साफ करना है। जब प्रोजेक्ट चलेगा किसी एक स्थान से चलेगा और वहां से उसकी सफाई होनी शुरू होगी और उसका एक डेस्टिनेशन होगा। अगर हम पीछे से सफाई करते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे और पीछे वाले लोग उसको फिर से गंदा करते जाएंगे तो हम कहाँ पहुंच पाएंगे? जी। हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के काम नहीं है, ये हम सब लोगों को मिलके करना है। हमारी जितने जन है सबको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये अगर गवर्नमेंट कौन है? हम ही लोग हैं, हम ही में से हैं। अगर हम ही इसका ध्यान नहीं करेंगे तो हम किसी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। जी। और स्वच्छता अभियान की डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, तो जिस तरह से भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है जिसके तहत शौचालय बनाए गए हैं और गरीबों को, महिलाओं को उससे बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि स्वच्छता को किस तरह से हम अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा बनाएं? जैसे पहले ही मैंने कहा, स्वच्छता जैसे हम अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, हमने अपने एटमॉस्फेयर को भी इसी तरह से स्वच्छ रखना है। ये जो प्रोग्राम सफाई अभियान का चलाया है, ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। जितने भी हमारे सारे हिंदुस्तान में देखा जाए, जितना भी हमारा शौचालय का प्रोग्राम बनाया, गवर्नमेंट ने शौचालय बनाए, इससे क्या हमें देखा जाए तो हमारे कितने सारे एरिया जो हैं इस वक्त तक वो ओपन डिफिकेशन से फ्री हो गए हैं। उससे सिर्फ ये नहीं है, हमारी जो महिलाएं थी, हमारी बहनें थी, हमारी बच्चियां थी, इनको कितनी परेशानी आती थी कि उन लोगों को सुबह होने से पहले पहले ही सब कुछ करना पड़ता था। अभी क्या है, अगर उनका ये शौचालय बन गए हैं तो कितना बड़ा उनको अपने आप में कितना फर्क पड़ा होगा। तो ये अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा एक अभियान चलाया था जिसमें इतने लोगों को शौचालय बना के दिए गए हैं, ये तो मैं तो समझता हूँ एक बहुत बड़ा कार्य किया है। जी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये अभियान हमारी संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक कार्यक्रम होना चाहिए, एक रिवायत होनी चाहिए। ये किसी एक सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक सरकार से दूसरी सरकार, इस तरह से ये आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि छोटी छोटी चीज़ें, तो गांधी जी ने भी यही कहा था कि छोटी से छोटी चीज़ को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उसे कम इम्पॉर्टेंट नहीं समझना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री ने खादी का जिक्र किया। खादी एक आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, चरखा एक स्वावलंबी भारत का प्रतीक है। और उन्हें आह्वान किया कि आने वाले त्योहारों के लिए हम खादी खरीदें, घर में बनी हुई चीज़ें खरीदें, कुटीर उद्योगों में तैयार जो उत्पाद हैं वो खरीदें। ऐसा करने से हम किस तरह से योगदान दे सकते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, इस वक्त खादी उद्योग जो है उसको बहुत सारी प्राथमिकता दी गई है। उसमें क्या है, जो गांव के लोगों ने छोटे छोटे अपने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं जिनमें वो खादी का काम कर रहे हैं, खादी की चीज़ें बना रहे हैं। पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि हम सबको 2 अक्टूबर
जो गांधी जी का जन्मदिन है उस दिन को हम लोगों को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ हम खादी का ज़रूर खरीदें। इससे क्या है, जो छोटे उद्योग खादी का उद्योग कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ी सी बूस्टिंग मिलेगी कि जी। भाई हम लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसको आगे लोग जो हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ उनको क्या होगा कि वो कहेंगे भाई हम अच्छी से अच्छी चीज़ बना के भेजें। जी। और खादी देखा जाए तो खादी एक बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे हमारे देश की अपनी चीज़ है। हमारे महात्मा गांधी जी ने इसी को शुरू किया था। अगर आज हम महात्मा गांधी जी के चरखे को याद करते हैं तो हम खादी को क्यों नहीं याद करते जी। हैं, उसको खादी को क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? जी। ज़रूर करना चाहिए। मैं भी सब लोगों से आग्रह करूंगा कि 2 अक्टूबर के दिन एटलीस्ट आप जाके चाहे 100 रुपए की, चाहे 200 रुपए की, चाहे 500 रुपए की कोई सीरीज खादी के भंडार से जरूर खरीदें। जी। और डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं मेड इन इंडिया की या वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, तो सिर्फ खादी ही नहीं बल्कि जितनी भी छोटे उद्योग हैं, कारखाने हैं छोटे छोटे, जो भारत के लोग खुद बना रहे हैं, हमें उसको बढ़ावा देना है। अब देखिए, दिवाली आ रही है तो क्यों ना हम अपने कुम्हारों द्वारा बनाए गए दिए खरीदें, जो बड़ी मेहनत से दिए बनाते हैं। और कोई त्योहार आ रहा है उसके लिए जो सजावट की चीज़ें हम खरीदते हैं, तो क्यों हम बड़े बड़े ब्रांड्स की खरीदें या विदेशों से आई खरीदें, क्यों ना हम अपने देशवासियों द्वारा बनाई चीज़ें खरीदें। जगमोहन जी, फिर बात आ जाती है परंपरा की। हमारी ये परंपरा हुआ करती थी कि हम लोग दिवाली को वैसे ही दीपों का त्योहार कहा जाता है। कहाँ हम दीप जलाते हैं, हम भूल ही गए हैं दीपों को। जी। पहले दीपों को छोड़ के मोमबत्ती जलानी शुरू कर दी। अब मोमबत्ती छोड़ के हम लोगों ने लाइट जलानी शुरू कर दी। तो कहाँ दीपों जाते हैं? हमें सबसे पहले जो अपनी परंपराएं हैं उनको याद रखना है। अगर हम उनको याद रखेंगे तो हम उनका मार्ग कभी नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं भटकेंगे। जी। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि हम लोगों को, जो हमारे कुम्हार हैं, देखा जाए तो उनके पास कौन सा व्यवसाय रह गया है इसके बिना? जी। वो तो पीढ़ी पर दर पीढ़ी यही काम कर रहे हैं ना। लेकिन जिस वक्त उनको इससे कोई उनका जीवनी ही नहीं चलेगी तो वो कहाँ जाके ये काम करेंगे? एक दिन ऐसा आएगा ये सब कुछ लुप्त हो जाएगा। जी। अगर मोदी जी ने इसको एक प्राथमिकता दी है, हमारे जो पुराने उद्योग हैं हमने उनको फिर से रिवाइव करना है। वोकल फॉर लोकल, ये हम लोगों ने, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने इसको छोड़ना नहीं है, हमने इसको जरूर पकड़े रखना है और अपनी परंपराओं को बड़े अच्छे से अपने साथ चलाना है। डॉक्टर साहब, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं क्योंकि अगले साल भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। तो आज मोदी जी ने इसका आह्वान भी किया कि हम अपने आसपास जो ऐसी कहानियां हैं, ऐसे किस्से कहानियां हैं जो आज़ादी के संघर्ष से जुड़े हुए हैं या जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने योगदान दिया, जिनके नाम जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हैं, आप उन कहानियों को लें, उन कहानियों को जानें। तो रेडियो के माध्यम से मैं अपने सुनने वालों को भी अपील करूंगा कि आपके बड़े बुजुर्गों के साथ आप बैठिए और पुरानी कहानियों का उनके साथ जिक्र कीजिए और जानिए कि ऐसे लोग जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, उनके बारे में भी आप जानकारी सामने लाएं। और प्रधानमंत्री ने कितना अच्छा कहा कि इस आह्वान पर 13,000 से ज़्यादा लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो कि अनकही गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ साथ जगमोहन जी, उन्होंने एक और बात कही कि 5,000 ऐसे नए लेखक हैं जो इन अनसंग हीरोज के बारे में लिखने की चेष्टा कर रहे हैं। जी। और हमें ये चाहिए है, अगर हमें हमारी नज़र में हमारे आस पड़ोस में कोई अगर ऐसा बंदा काम कर रहा है या हमारे अपने बुजुर्ग हैं, हमें उनसे कोई ऐसी कोई बात मिलती है, वो हम उन लोगों से शेयर करें ताकि वो चीज़ें जो हैं वो जन जन तक पहुँचें। जी, क्योंकि जिन्होंने अगर कोई कुर्बानी दी है, कोई सेक्रीफाइस दिया है, तो वो एक जिसे कहते हैं कि अकीर्तित नेता या एक नायक ना बनकर रह जाएं, जिसे हम अनसंग हीरो कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो है, ये सहयोग हम सबको करना पड़ेगा। जी। ये जो हमारे अनसंग हीरोज हैं, ये सारी दुनिया के सामने आने चाहिए। जी। बहुत से परिवर्तन समाज में आते हैं और कुछ लोग अपनी मेहनत से मिसाल बन जाते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। उन्होंने जिक्र किया सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने वाले उन 8 दिव्यांगों का। हिमाचल से हैं, उत्तराखंड से हैं, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, गुजरात से, तमिलनाडु से, जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से। इन 8 लोगों ने उस चोटी पर पहुंचकर झंडा लहराया
और 15,000 फुट पर स्थित कुमार पोस्ट पर जाकर झंडा लहराया। तो ये क्लाइंबर्स, ये जो घटना आप बोलिए या ये जो रिकॉर्ड कायम इन्होंने किया है, वहाँ चढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक तो दिव्यांग होने के बावजूद वहाँ पहुँचना, और दूसरा अलग अलग राज्यों के सभी लोग मिलकर एक मकसद के साथ आगे बढ़े। मैं जगमोहन जी, मैं इसको कहूँगा कि जैसे हम लोगों ने सुना है, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। ये सिर्फ हमें यही दर्शाता है कि अगर घर बैठे हम बातें करते रहें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, खाना भी आगे रखा हुआ है जो आपके मुंह में नहीं जाएगा। देखिए, दिव्यांग होने के बावजूद 15,000 फीट ऊंची चोटी पे पहुंचना, ये कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बहुत बड़ी बात है। हम सबको इन लोगों को सैल्यूट करना चाहिए कि ये लोग कहाँ किस तरीके से क्लब हुए और इन्होंने कैसे ये निर्णय ले लिया कि हम लोग दिव्यांग होने के बावजूद भी हम उस चोटी को फतेह करेंगे। जी, यानी इंसान कुछ ठान ले तो कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत उसे रोक नहीं सकती, और हिम्मत वालों के आगे तो पर्वत भी सर झुकाते हैं, बिल्कुल नदियां आपने रास्ता दे ठीक कहा, देती हैं। बिल्कुल जगमोहन जी आपने ठीक कहा। ये कैन डू वाला एटीट्यूड, उन्होंने कहा कि वी कैन डू, ये जज्बा होना कितना जरूरी है अगर हमें किसी भी मकसद में कामयाब होना है तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोई भी चीज़ अगर आपने करनी है, अगर आप एक बार ठान लेते हो, तो मैं कहता हूँ दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो सकती है। अब जैसे हम लोग, सारा भारत ही, कई ऐसी चीज़ें हैं, सबको छोड़ दीजिए, टेररिज्म से हम लोग जूझ रहे हैं, तो उससे हम लोग कैसे भुगत रहे हैं? क्योंकि हमने ठान ली है कि चाहे जो भी हो जाए, हम ये जो टेररिज्म है इस दुनिया से उड़ा के रहेंगे। और मोदी जी जो हैं हमारे फ्रंट रनर हैं इस काम में जी। तो उन्होंने मेरे हिसाब से अभी अमेरिका में जाके यही बात कही है कि भाई हम जैसे भी जो भी हो, हम इस चीज़ के तो 100% इसके खिलाफ हैं, और अपने देश क्या, अपने आस पड़ोस क्या, हम कहीं भी इसको पनपने नहीं देंगे। जी, और उन्होंने अपने इस अधिवेशन को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि जो लोग, जो देश, नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कह दिया कि जो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं वो आग से खेल रहे हैं और ये उनके खुद के लिए घातक हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये आपने देखा ही होगा कि जो ऐसे लोग होते हैं उनका कोई धर्म थोड़ी होता है, वो तो इस चीज़ को किसी भी तरफ घुमा लेंगे। जी, कैन डू वाले एटीट्यूड की हम बात कर रहे थे, और उन्होंने बरेली की दीपमाला पांडे की जो मिसाल दी, उन्होंने कोरोना काल में भी गांव में जा जाकर इस सेवा भाव से जुड़े, और दिव्यांग बच्चे जो आमतौर पर हम देखते हैं कि हिचकिचाते हैं कुछ करने से कि हमारी टांग नहीं है, बाजू नहीं है, किसी भी तरह से हम बाकियों के बराबर नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे पढ़कर, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कोरोना काल में भी जाकर बहुत सारे बच्चों को स्कूलों में एडमिशन्स, उन बच्चों का पता लगाया और स्कूलों में उनके एडमिशन्स दिलाई। और इतना ही नहीं, उनके साथ 300-350 और टीचर्स भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो दूसरों में सेवा भाव पैदा करने के लिए जो जज्बा है, हमारा जज्बा, वो किस तरह से मदद कर सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, उसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 1 टीचर 1 कॉल, इसका मतलब ये है कि जो एक दिव्यांग बच्चा एक टीचर को कॉल करता है तो वो टीचर उस तक पहुंचता है। वो वैसे उन्होंने 350 टीचर अपने उस अभियान में जोड़ लिए हैं, और गांव-गांव जाके उन्होंने उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया है कि जिनको इसकी ज़रूरत है। और ये एक बहुत बड़ा कदम है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको अगर सोचा जाए तो वो क्या कर सकते हैं, घर से बाहर तो नहीं ना निकल सकते, लेकिन जिस तरह से अभी दिव्यांगों के लिए इतनी सुविधाएं दी गई हैं प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, तो मैं समझता हूं कि इतना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा कि जब ये बच्चे जो हैं, ये लोग जो हैं, ये अपने पाँव पे खुद ही खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों को अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, और जो हमारे धर्मों में सेवा भाव बताया गया है, जैसे कोई हिंदू है वो हिंदू धर्म के मुताबिक अपनी सेवा भाव रखे, कोई मुस्लिम है वो अपने मुस्लिम समाज की तरह से अपने धर्म के हिसाब से सेवा भाव से जुड़ा रहे, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, वो अपने तरीके से अपने जो धर्म के सेवा भाव हैं उनसे जुड़े रहें, और जो भी उनसे अच्छा हो सकता है वो समाज के लिए करें। और हर धर्म में हम अगर देखते हैं तो सेवा
का मंत्र जो है हर धर्म में है, और कोई उसको ज़कात देकर मदद करना चाहता है, कोई दान पुण्य करके देना चाहता है, कोई सेवा करके योगदान देना चाहता है। तो उस तरह अपने सोसाइटी में जो भी नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, जहाँ भी काम करने की ज़रूरत है वो हम कर सकते हैं। और आत्मनिर्भरता की ही बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स की। जिन लोगों ने, उन्होंने उड़ीसा और झारखंड के 2 एग्जाम्पल्स दी जहां पर कोविड के दौरान लोगों ने मेडिसिनल प्लांट्स और एलोवेरा की खेती करके अपने आप को सक्षम बनाया है। ना सिर्फ अपने आप को सक्षम बनाया है बल्कि औरों को भी काम दिया है। तो ये एटीट्यूड अपनाना और इस तरह खुद अपने पैरों पर खड़े होना, इसके लिए क्या ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है ये? जगमोहन जी, एक तो जो चीज़ इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मोदी जी ने डिस्कस करी, नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए बोला, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए बोला, और ये चीज़ें जो हैं आदमी को आत्मनिर्भर जरूर बनाती हैं, क्योंकि ये जो हमारी जो नॉर्मल खेती है उसे हट के काम है ये, और ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी प्रोडक्टिव हैं और इनसे हमारे समाज को बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, देखा जाए तो पुरातन समय से ही हमारा जो आयुर्वेदा था वो किस पे डिपेंड था? सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स पे। अभी उनका एक्सप्लोरेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें ये पता लगना शुरू हो गया है कि वाकई में ये जो प्लांट्स हैं ये हमारी जीवनी हैं। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते, और बहुत कुछ देते हैं ये हमें। ये तो जो एलोपैथी सिस्टम है ये तो बहुत बाद में आया, और आज भी जितना भी हमारा एलोपैथी सिस्टम है डायरेक्शंस तो सारी आयुर्वेदा से ले रही हैं, और आयुर्वेदा जो है इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। सो अब जैसे ये 2 चीज़ें उन्होंने बताई साहू जी के बारे में जो उड़ीसा से हैं, और एलोवेरा विलेज के लिए बताया गया, कितना बड़ा काम है अगर कोई एक बंदा शुरू करके और जन जन तक पहुंचा रहा है जी। मैं कह रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अभियान है। जो अच्छे लोग जिनको थोड़ी सी भी इस एरिया की नॉलेज है तो उनको इस क्षेत्र के साथ जरूर जोड़ना चाहिए। जी, और कुछ भी काम करना हो, अपने पैरों पर खड़ा होना, उसके लिए एक जज्बे की ज़रूरत होती है। सरकार की बहुत सारे स्कीम्स हैं, वो मदद करती हैं, लेकिन हमें खुद हिम्मत जुटानी है वो काम करने के लिए। जैसे उन्होंने पुलवामा के 2 भाइयों का जिक्र किया, बिलाल और मुनीर अहमद शेख का, जिन्होंने वर्मी कंपोस्टिंग का जो यूनिट है वो लगाया हुआ है। तो आप सर, क्योंकि साइंटिस्ट भी हैं, आप भी जम्मू कश्मीर में बहुत जगह आपने देखा होगा, लद्दाख तक आपने देखा होगा कि किस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स की मदद लेकर के हम वर्मी कंपोस्ट है या और दूसरी प्लांटेशन है, जैसे लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दिया गया, तो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जगमोहन जी, बड़े अच्छे से पकड़ा है आपने ये पॉइंट। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। जैसे आप वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, ये तो एक ऐसा एरिया है जहाँ दुनिया भर के लोग काम करके अपनी खेती को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप समझते हैं आजकल जो हमारी ऑर्गेनिक खेती का जो प्रोग्राम चल रहा है, बेसिकली लोगों को ये पता चल रहा है कि जो हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं उससे बहुत सारी चीज़ों लोगों ने जो हमारे दूसरे फर्टिलाइजर्स यूज़ करके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनफैक्ट आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो खेतीदार लोग हैं वो इन चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए भाई हमको कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करना है कितना नहीं करना है, तो उन्हीं चीज़ों से हमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। ये वर्मी कंपोस्ट वगैरह प्रोग्राम्स हैं, इसमें अगर कोई थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाता है तो उससे पौधों को नुकसान नहीं होगा, कोई उसमें जो हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे उनमें कोई ऐसे कोई टॉक्सिक मटेरियल्स नहीं जाएंगे। तो इससे मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जिसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। जी, डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत सारी बातें की, लेकिन अभी उतना समय नहीं है कि हम बाकी बातों को भी लें, लेकिन चलते चलते एक तो मैं चाहूँगा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जिक्र उन्होंने किया और ये कहा कि जो देश हमें इतना कुछ देता है उसे हमें कुछ देना है, वो मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर ज़रा प्रकाश डालें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 1916 में मथुरा में जन्म हुआ था। शुरुआती जीवन उनका बड़ा कठिनमय रहा, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, कांटों के दांत पैदा होते ही बड़े तीखे होते हैं। जी, ठीक है। उन्होंने छोटी उम्र से ही जिस वक्त अपना शुरू किया कैरियर, तो 1937 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं संघ जो था वो ज्वाइन कर लिया। जब 1951 में जनसंघ बनी तो वो जनसंघ के
पहले महामंत्री बने। 1952 में जनसंघ के महामंत्री बनने के बाद उनकी कार्यशैली इतनी जबरदस्त थी, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने इनसे कहा कि भाई अगर मुझे 2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मिल जाएं तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा ही बदल दूंगा। जी, तो देखिए कितनी बड़ी बात थी, देश के प्रति निष्ठा, देश के प्रति सेवा भाव, और तभी आज प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया उसमें कि देश जो हमें इतना कुछ देता है, हम उसके ऋणी होने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए कुछ योगदान दें। आपको मैं बता दूं कि उन्होंने अपना सारा जीवन, पूरा ही जीवन इस राष्ट्र को समर्पित किया जी, और जन जन तक जो भी उनके विचार थे वो पहुंचाने की कोशिश की। जो उन्होंने एक लाइन कही थी, अंतो उदय, उसका मतलब था कि जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ बंदा है, हमारी जो भी चीजें बनती हैं, जो हम यहाँ से शुरू करते हैं, वो उस आखिर वाले बंदे तक जरूर पहुंचनी चाहिए। जी, और तभी उसका मकसद भी है। बस हमारी कोई भी चीज, अब देखिए इतने प्रोग्राम्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है, लेकिन कहाँ पहुंचते हैं वो? यही उनका मेन उद्देश्य ही यही था कि जो भी हमारे जितने भी प्रोग्राम्स आए वो अंतों उदय आखिर तक पहुंचना चाहिए। जी, और उन स्कीमों से या उन कार्यक्रमों से जो अंत में बंदा खड़ा है, वो उसका भी उदय होना चाहिए, उसको भी उसका लाभ भी उदय पहुंचना होना चाहिए। उस जो प्रोग्राम्स हमने उनसे फायदा लोगों को पहुंचाने की कोशिश की है, उनको भी फायदा पहुंचे। जी, डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आए और आज की मन की बात पर आपने हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते अपने श्रोताओं को एक बार फिर कहें कि कोरोना में कमी आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका खतरा टल चुका है। हमें अपने जो बेसिक नियम है उनका पालन करना है, मुंह पर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, हाथों की सफाई रखनी है, और टीकाकरण अभियान जो देश भर में चल रहा है, आपको टीका लगवाना है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।